अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हबीबास लेक्चर। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज। देखिए, इससे पहले हम लोग आउटलाइन को ही फॉलो करते जा रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि पहले तो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा। इसके अलावा बिट्स एंड बाइट्स के बारे में बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसका प्रोग्राम जो है वो कैसे लिखा जाता है। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जो आप सी और सी प्लस प्लस के अंदर कोडिंग करते हैं, अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं, उसको हम लोग लेकर चलेंगे, कंपैरिजन करेंगे अपने असेंबली लैंग्वेज के साथ। हम देखेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है जो हम लोग सेम टू सेम वहाँ पे लिखते हैं, लेकिन उसी सिंटैक्स को चेंज करते हुए हम लोग असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस तरह से लिखते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। होप सो कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले तो असेंबली लैंग्वेज के बारे में हम लोग कंप्लीट जो है वो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको वो क्लियरली कर दूं कि असेंबली लैंग्वेज हमारे पास एक बिल्कुल लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि हमारा जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है डायरेक्टली उसके साथ, उसका जो प्रोसेसर्स होता है उसके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि अभी मेरा लैपटॉप ओपन है और मैं इस पे लैपटॉप पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ। अब वो जो चीजें टाइप कर रही हूँ वो जाके मेरी रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी, जो भी वैल्यू होगी और जो भी इंस्ट्रक्शन होगी डायरेक्टली मेरी सीपीयू के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेगा और मुझे फौरन से चुटकी में मेरा रिजल्ट जो है वो सामने शो करा देता है। आपने देखा कभी कभी हमारे प्रोसेसर इतने स्लो पर जाते हैं कि हमें क्लिक करते हैं और वो क्लिक कोई कितने सेकंड्स के बाद जाके क्लिक होता है, तो इसका मतलब होता है हमारे प्रोसेसर में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही होती है उस टाइम पे, या तो वो हीट अप ज्यादा हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम चल रही होती है। तो असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां पर बात होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो इसको बात आप याद रखनी है कि हमने इसके अंदर प्रोग्राम्स करने होते हैं, हमने इसके अंदर कोड करने होता है। तो जब आपको साइंटिक्स समझ में आ जाता है तो आपको साइंटिक्स के साथ साथ आपको कोड भी इजीली समझ आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने सी वगैरह, सी लैंग्वेज वगैरह जो है वो की हुई है, तो देन आपको और ज्यादा इजी हो जाएगा इसको समझने के लिए। अब एक ऐसी लैंग्वेज जो डायरेक्टली हमारे सीपीयूज के साथ कम्युनिकेट करती है और हमें फौरन से रिजल्ट दे देती है। जैसे अगर मैं एक कैलकुलेटर लेती हूँ, उसके अंदर भी तो असेंबली लैंग्वेज होती है, मैनुअली हर चीज उन्होंने खुद सारे प्रोसेसर ट्रांजिस्टर ऐड किए होते हैं, तो फिर उसके ऊपर उन्होंने कोडिंग की होती है। जैसे मैं 2+2 का एक करती हूँ प्रोग्राम, तो 2+2 में जब मैं एंटर करती हूँ तो मुझे 4 रिजल्ट मिल जाता है। इसका मतलब जो भी मैंने प्रोग्राम लिखा वो डायरेक्टली हर चीज जो है मेरे जो सीपीयूज के साथ होती है वो जाके कन्वर्ट करती है, उसमें जाके कम्युनिकेशन करता है, मुझे रिजल्ट जो है वो कन्वर्ट करके मिल जाता है। इट गिव एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू अबाउट व्हाट टू डू। यानी ये डायरेक्टली हमारे सीपीयू को बताती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई हमने क्या काम करना है। जैसे कि हमने नंबर्स को ऐड करना है, हमने नंबर्स को मूव करना है। मूव का मतलब होता है, जैसे हम लोग सी के अंदर लिखते हैं ना, इंट लिखते हैं, हम उसमें क्या कर रहे होते हैं कि एक मेमोरी बना रहे होते हैं। इंट क्या, कि कोई भी वेरिएबल का नेम ले लेते हैं जिसको ऑपरेंड बोलते हैं और उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करा देते हैं, तो इसमें हम लोग मूव का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और कंपेयरिंग द वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स को कंपेयर करना, ये सारा कुछ हमारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर आता है जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं। सिंपल वर्ड में बात करें तो असेंबली लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिंपल ह्यूमन इजीली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत इसको समझेगा अगर हम साथ साथ प्रोग्राम करेंगे, वो सिर्फ डेवलपर लोग हैं जिसको थोड़ा बहुत समझता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर मशीन कोड के अंदर जब इसको कन्वर्ट करता है तो वो इजीली, क्योंकि डायरेक्टली ये मशीन कोड के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है, इजीली इस चीज को हमारा कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड कर लेता है। तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें, तो जब भी हम लोग इसमें जो कोडिंग करते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है सी और सी प्लस प्लस और पाइथन एक्सेट्रा जो भी होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी कंपाइलर के अंदर कोई भी टूल होता है, जैसे डेव सी प्लस प्लस आपने यूज किया होगा, वीएस कोड यूज किया होगा, जब उसके अंदर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं रन करने के लिए, तो सी या सी प्लस प्लस पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो कंपाइलर होता है हमारा, जिस चीज को कंपाइल करता है इन प्रोग्राम्स को, वो उसको मशीन कोड के अंदर यानी जीरोस और वन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन
असेंबली लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में हमें कोई भी कंपाइलर इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको मशीन कोड के अंदर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है, हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। इसीलिए तो इसको हम कहते हैं कि मशीन जो है, यानी हमारा जो सिस्टम है, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है असेंबली लैंग्वेज को। क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज मोस्टली मशीन लैंग्वेज के अंदर चली जाती है, और जो हमारे सी प्लस प्लस और पाइथन होते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस ही होते हैं और हम लोग इसको इजीली समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपके रजिस्टर्ड होते हैं, वहां पे तो मेमोरी होती है, यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर भी एक शॉर्ट मेमोरी की तरह ही होता है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है हमारे सीपीयू के साथ। आपने गौर किया कि मैं जब से लेक्चर बना रही हूँ, मैं एक बात जरूर रिपीट कर रही हूँ कि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है मेरे सीपीयू के साथ। इसका मतलब क्या होता है कि पहले इसमें किसी किस्म का कंपाइलर नहीं आता, किसी किस्म में इसमें कन्वर्जन नहीं की जाती है मशीन कोड के अंदर। जो कोड हम उसको लिख के देते हैं डायरेक्टली हमारे सीपीयू के साथ वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को लेके जाता है, हमें रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टाइप की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज मशीन कोड की अगर बात करते हैं तो ये 0 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर लेता है। अब अगर असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो आपकी असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी ह्यूमन रीडेबल है। कैसे रीडेबल है? जैसे हमें पता है यहाँ पर ये जो मूव लिखा हुआ है, इसका मतलब मूविंग द डाटा, यानी डाटा को मूव करके लेके जाना। एएल का मतलब है कि रजिस्टर्ड है। ठीक है, और आगे जो भी वैल्यू लिखी होती है इसका मतलब कि ये स्टोर होगी इस एएल रजिस्टर के अंदर। तो इसका मतलब हम इस चीज को समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा अब ह्यूमन रीडेबल वर्जन इसका आ चुका है। अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें जिसमें ये सब कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब ये टोटली इंसान इसको समझता है। इसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो सी प्लस प्लस पाइथन वगैरह जो है वो यूज होती है। ठीक है, नीचे थोड़ी डिटेल भी दी हुई है कि जो मूव है इसका मतलब है मूव करना, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। एएल रजिस्टर्ड होता है जहां पर सीपीयू जो होता है डाटा को टेम्पररी तौर पर अपने अंदर स्टोर करा के रखता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज काम कैसे करती है, तो सबसे पहले आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है वो कोड को लिखना होता है। देन जो भी असेंबलर होता है, पहले जो लैंग्वेज होती थी उसमें कंपाइलर होता था, वो कन्वर्ट करता था। लेकिन अब की बार में जो असेंबलर होता है वो कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, और फिर मशीन कोड उसको डायरेक्टली जो है वो सीपीयू के ऊपर रन कर देता है। ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। जब आपको एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगी तो आपको प्रोग्राम लिखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ भी चलते जाएंगे और आपको बहुत ही इजी वे में जो है ना इस चैनल पर आपको असेंबली लैंग्वेज सीखने को मिलेगी आपकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हमारे जो कंपाइलर साहब हैं वहां पर चलते हैं, तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखनी है। एएल हो गया, बीएल हो गया, सीएल हो गया, ये एक्सेल हो गया, ये ऐसे मतलब आपके ऑपरेंड्स होते हैं, ऐसे रजिस्टर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिनके अंदर आपकी जो वैल्यूज होती है वो स्टोर करानी होती है। जैसे मूव है, इसका मतलब है, इस पूरे का मतलब है कि जो आपकी 5 वैल्यू है आपने एएल रजिस्टर के अंदर इसको स्टोर कराना है। मूव का मतलब है कि आपने इस 5 को यहाँ से उठा के एएल रजिस्टर के अंदर जो है वो मूव करा देना है। ठीक है, फिर जब अगर आपको इसमें एडिशन करना होता है तो देन इसके अंदर आप ऐड लिखते हैं, एएल और बीएल को भाई ऐड कर दो। वैसे अगर समझा जाए तो इसमें इसका मतलब ये होता है एएल प्लस बीएल। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है वो आपको 5 + 3 8 जो है वो जब आप रन करेंगे तो आपको इजीली जो है वो इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। इस तरह से हमारी ये काम करती है। इसके कुछ फीचर्स हैं उसको भी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और कुछ और बेसिक चीजें जो है इसके बारे में हमने समझनी है। अच्छा, इसके अलावा ये फीचर्स वही है जो हमने अभी बातें रिपीट की थी, इसको आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारी जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो नेमोनिक, इसको बोलते हैं नेमोनिक। ठीक है, नेमोनिक कोड्स होता है उसको अंडरस्टैंड करती है। शॉर्ट एब्रिफिएशन फॉर्म में सीपीयू इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। कैसे? जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है मूव, मूव का मतलब है डाटा को मूव करो भाई। ऐड, अगर आपने रिजल्ट में आपने कहना है 5 + 3 मुझे चाहिए ऐड होकर, तो आप इसके लिए असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऐड लिखेंगे, जबकि दूसरे जब आप दूसरी लैंग्वेज लिखते हैं उसके अंदर आप 5 + 3 प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐड लिखेंगे और
जिन रजिस्टर के अंदर आपका डाटा स्टोर होता है, उन डाटा उन रजिस्टर के जो नेम होते हैं वो आप साथ में लिख देंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना हो आप सब लिखते हैं, मल्टीप्लाई करना हो तो मल लिखते हैं, डिवाइड करना हो तो आप डिव लिखते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑपरेंड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले बताया मूव AX और 10 है, तो इसमें ये जो AX होता है जो रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये बेसिकली आपका ऑपरेंड्स होता है, ठीक है, डेस्टिनेशन होता है। और जो यानी सोर्स से डेस्टिनेशन का पता है ना। अब ये जो मूव AX10 लिखा हुआ है, मैंने इसको 3 पार्ट्स के अंदर इसलिए डिवाइड किया ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड करें। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 10 होगा आप इसको मूव कराएंगे इस AX के अंदर, ठीक है। समझे, आपका AX का एक रजिस्टर बन गया है, इसका नाम AX है। अब ये जो मूव है ये क्या करेगा, ये जो 10 है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको राइट करके दिखाती हूँ। अब क्या होगा कि मूव AX का मतलब इसको हम कह देते हैं कि ये आपके पास AX का एक जो है वो रजिस्टर बन गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि मूव क्या करेगा इस 10 को, ये 10 आपका सोर्स है, ये AX आपका डेस्टिनेशन है। अब वो इस 10 को उठा के इस रजिस्टर के अंदर टेम्पररी तौर पे स्टोर करा देगा। और ये क्या करेगा, ये असेंबलर जो होगा वो डायरेक्टली जाकर कम्युनिकेट करेगा आपके CPU के साथ, इंस्ट्रक्शंस देगा और आपको इजीली आपका रिजल्ट जो मिल जाएगा। हमें हर चीज़ बड़ी ईज़ी लग रही होती है भाई, कि हमें मतलब हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं हमारे सामने आ रही है, सारा रिजल्ट ईज़िली मिल जाता है। लेकिन बैकएंड पे क्या सिस्टम चल रहा होता है, ये बैकएंड पे डेवलपर ने क्या काम किए होते हैं, बैकएंड पे बेसिकली आपकी असेंबली लैंग्वेज को ही उन्होंने यूज़ किया होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कमेंट्स की, तो कमेंट जो होते हैं बेसिकली आपके जो सेमीकोलंस होते हैं उसके बाद लिखे जाते हैं। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स होते हैं तो उनके लिए हम लोग ये डबल स्लैश लिखकर जो है वो कमेंट लिख देते थे, या हम स्टैरिक लगाकर जो है कमेंट लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर कमेंट जो है, आपने यहाँ पर अपनी कोड की लाइन लिखी और अगर आपको लगता है यहाँ पे कमेंट ऐड करने की जरूरत है, देन आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद आप यहाँ पे कह दें कि भाई इसका मतलब है कि AX एंड BX को अब ऐड कर दो। ये होता है, आपकी बेसिक चीजें थी, बेसिक कंपोनेंट्स थे जो आपको समझने बहुत जरूरी थे। अब यहाँ पे पूरे प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर आ गया जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब आपको क्या बात याद रखनी है कि यहाँ पर सबसे पहले दो चीजें हो रही हैं। एक आपका डाटा सेगमेंट ओपन होता है और यहाँ पर उसका एंड भी हो रहा है, और दूसरा देखेंगे नीचे आपका कोड सेगमेंट है और यहाँ पे कोड का एंड हो रहा है और ओवरऑल आपके प्रोग्राम का भी एंड हो रहा है। अब ये जो चीज है ना, आपका डाटा सेगमेंट, ये बेसिकली आपके जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनको डिफाइन कर रहे होते हैं। आपको पता है जब हम लोग C या C++ के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हम लोग उनको एक साथ ही कर देते हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर मैनुअली हर चीज अलग अलग करनी पड़ती है। जिसमें सबसे पहले जो डाटा सेगमेंट है उसका सेगमेंट स्टार्ट हुआ है, उसका एंड हो गया है। इसके अंदर बता रहे हैं कि आपका ये जो num1 है ये आपका एक वेरिएबल है और इसकी उन्होंने वैल्यू भी दे दिया है साथ में, यानी वेरिएबल्स को उन्होंने डिफाइन कर दिया वैल्यू के साथ कि 5 है। उसके बाद num2 दिया है, उन्होंने कहा है कि इसके अंदर 3 वैल्यू जो है वो स्टोर है। उसके बाद कोड सेगमेंट आता है, कोड सेगमेंट में क्या काम हो रहा है कि आपका जो मूव है, मूव तो आपने हमेशा लिखना है जब भी आपने कोई डाटा स्टोर कराना है। जैसे हम इंट a प्लस इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब हमने इसके अंदर मूव लिख देना है, इंट की जगह पे हमने आगे रजिस्टर बना देना है। अब यहाँ पे एक ही रजिस्टर है AL और इसके अंदर दो वेरिएबल्स दे दिया, num1 एंड num2। और अगर आपको रिजल्ट चाहिए कि दोनों को ऐड करना है तो देन आप मूव क्या करेंगे, रिजल्ट AL, यानी AL का अब आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। ये चीज होती है आपके असेंबली लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे आप एक सी का प्रोग्राम देखें। अब इस प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत सिंपल चीज नजर आ रही है कि आपके पास एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आपको डिफाइन करनी पड़ती है, लेकिन वहां पे सिर्फ आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं अलग डाटा सेगमेंट्स के अंदर, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी करना नहीं पड़ता। उसके बाद आप कोड सेगमेंट लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लाइब्रेरी लिखनी पड़ती है, उसके बाद आप मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं, फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करके उनको आपने इनिशियलाइज करना होता है। जैसे इंट num1 इज इक्वल टू 5 है, num2 इज इक्वल टू 3 है। फिर आप क्या करते हो, एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाते हो और फिर दोनों को ऐड करा के आपको प्रॉपर तरीके से इसकी आउटपुट देनी होती है। यहाँ पे आपको साफ साफ चीजें डिक्लेयर करनी होती है। सेम यही हाल आपकी C++ का भी है, सिर्फ वहां पे थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है कि यहाँ पे अगर printf है तो यहाँ पर आपको सी आउट करना पड़ता है, वहां पर अगर stdio डॉट है तो यहाँ पे आपको आयो स्ट्रीम लिखनी पड़ती है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की, तो यहाँ पर इस कोड को पहले हमने स्ट्रक्चर को समझा
है तो स्ट्रक्चर को ही हम कोड की फॉर्मेट में लेके जाते हैं। सबसे पहले आपका डाटा सेगमेंट आता है जिसमें आपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना होता है, आपने बताना होता है इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आई थिंक डीबी स्टैंड फॉर द डेटाबेस। तो यहाँ पे num1 है जो कि 5 को यानी फर्स्ट नंबर जो होता है आपका 5 वो स्टोर करा रही है। num2 के अंदर आपकी वैल्यू है 3। ठीक है, उसके बाद आपका एक रिजल्ट का भी मतलब कि आपका वो बन गया है रजिस्टर। तो यहाँ पर देखिए अब आपने ये सारे आपने कर दिए हैं वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं, ये सेगमेंट आपका खत्म हुआ। यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको देनी है कुछ भी करना आप यहाँ पर इजीली डाटा सेगमेंट्स के अंदर देंगे। अब बात आती है कोड सेगमेंट की, जिसके अंदर आपने प्रॉपर अपना कोड लिखना होता है, जिसमें आपने बताना है कि मूव AL num1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास AL का एक रजिस्टर बना, ये जो num1 है अब इसके अंदर जो है वो जाकर मूव हो गया, यानी अब इसके अंदर num1 की वैल्यू थी 5, तो यहाँ पे जाकर 5 वैल्यू स्टोर हो गई। अब यहाँ पे आया हुआ है ऐड करे AL को num2 के अंदर, और num2 की वैल्यू क्या थी, हमारे पास थी 3। इसका मतलब है AL के अंदर पहले से 5 पड़ा हुआ है, अब इसके अंदर आपको ऐड कर देना है num2 को, यानी कि अब आपको 5 + 3 जो है वो ये देखिए जिससे यहाँ पर लिखा हुआ है ना उसको आपने ऐड करना है तो वो 8 आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है मूव रिजल्ट AL। इसका मतलब क्या है कि आपने अभी AL का आंसर आपके पास 8 आ गया ऐड करने के बाद, अब यहाँ पे आपका एक रजिस्टर बनना है रिजल्ट के नाम से, और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर आप AL को स्टोर करा दें, यानी इस रजिस्टर का जो भी आंसर है इसको उठा के आप इसके अंदर रख देंगे और वो चीज आ जाएगी आपके पास 8। ठीक है, ये होता है, उसके बाद आपके कोड का एंड होगा और देन आपके ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसका एंड हो जाएगा। ये था आज का लेक्चर आपका, जिसमें हमने कोड को समझा है। इसके अलावा और भी बहुत से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन उसका आई थिंक डिस्कस करना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतना नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर फिर भी बात की जाए तो एज कम्पेयर टू, क्योंकि इंसानों के लिए इतना भी ज्यादा रीडेबल नहीं होता है सारा कुछ। इसके अलावा कंपैरिजन उन्होंने बताया कि जहां पर आप int num1 इज इक्वल टू 5 लिखते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसके अंदर आपको मूव AL लिखना पड़ता है। आप समझ लें कि int की जगह पे आपको मूव लिखना होता है, num1 जो भी होता है उसकी जगह पे आप AL लिखते हैं और आगे वैल्यू को जो आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके अलावा जहाँ पे अगर आपको रिजल्ट दिखाना होता है इन दोनों को ऐड करने का, तो आप सिंपली ऐड कर देते हैं, और जब आपको रिजल्ट के रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करानी होती है तो आप मूव लिख के रिजल्ट और AL को उसके अंदर स्टोर करा देंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। थैंक यू।